विंड्स ऑफ चेंज, जो प्योरली एक एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें रखता है और काफी दिनों से रख रहा है। इसका उद्देश्य किसी छोटे बहस बड़े बहस में नहीं पड़ना है। ये पूरी तरह से एक एकेडमिक डिस्कोर्स है जो आपको आपके परीक्षा में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं बस कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही है। आपको खुद भी मेहनत करना होगा, कुछ सवालात के आंसर खुद ही ढूंढने होंगे, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि हम एक पिक्चर आपके सामने हर सब्जेक्ट का रख दें ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए, चाहे वो जीपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, आपको पढ़ने में आसानी हो और सब्जेक्ट को समझने में भी आसानी हो। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है जिसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। आर्टिकल फर्स्ट से हम शुरू करते हैं कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। हिंदी में इसको कहते हैं अनुच्छेद 1। यह अनुच्छेद 1 कहता क्या है? यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, it shall be a union of states, a union of states। ये एक यूनियन है स्टेट्स का। हमने आपको फेडरलिज्म के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे फेडरल कंट्रीज हैं दुनिया में, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम अमेरिका का आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, कनाडा का आता है। लेकिन हर के फेडरलिज्म में कहीं स्टेट को बहुत पावर है, कहीं सेंटर सिर्फ मात्र एक डिस्कशन की जगह बन करके रह गई है, कहीं कनाडा की तरह है जिसने अमेरिका में जो स्टेट्स को अनलिमिटेड पावर्स दिए गए उससे थोड़ा चिंतित होकर के उसने एक ऐसा फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया जिसमें बेसिकली बहुत सारी बातें यूनिटरी की थी। हमारा फेडरलिज्म कहा जाता है कि कनाडा से इंस्पायर्ड था और हमने उनके तरीके को अपनाया कि फेडरलिज्म भी हो और यूनिटरी कैरेक्टर भी हमारा हो। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि ये फॉर्म में फेडरल है और स्पिरिट में यूनिटरी है। हम देखते हैं कि पहला जो आर्टिकल है वो कहता है हमसे कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर कंप्लीटली एक पिक्चर जो आता है हमारे सामने वो फेडरल स्टेट का आता है। लेकिन इसके बाद बड़ी सारी चीजें हैं, तो हम एक एक करके अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो आर्टिकल है उसका डिटेल कहां मिलता है हमको? फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स का नाम है, दूसरा यूनियन टेरिटरी का नाम है। तो इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि स्टेट और यूनियन सभी मिलाकर के इंडिया है। इसके अलावा हम एक चीज देखते हैं कि बीच बीच में जैसे 2000 में झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से कटके, झारखंड बना बिहार से कटके और उत्तराखंड बना यूपी से कटके। ये किस तहत बना?
एक स्टेट का ही एक पार्ट अलग से स्टेट बन गया। यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के बना, उत्तराखंड यूपी से कट के बना और झारखंड बिहार से कट के बना। इसको हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, उसी तरह मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 या फिर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इसका मतलब है कि ये रीऑर्गेनाइज हुआ, ये स्टेट, सेंटर ने एक स्टेट को दो भाग में बांट दिया तो अलग अलग स्टेट का नाम हो गया। इसको हम कानून की भाषा में रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं हमारे पास, जैसे मिजोरम आसाम का कभी पार्ट हुआ करता था। उसके बाद 1972 में ये एक यूनियन स्टेट बना और फिर 1986 में ये एक स्टेट बन गया। आज हम जानते हैं कि मिजोरम एक स्टेट है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम पहले नेफा कहते थे, आज वो भी एक स्टेट हमारा है। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी टेरिटरी क्या है। तो जितने भी स्टेट्स हैं, उसके जितने भूभाग हैं, वो सब भारत का हिस्सा है। जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी भारत का हिस्सा हैं। और कभी कभी हम एक्वायर भी करते हैं, बहुत सारी वजहों से, आपसी समझौते से, या कोई जो हमसे मिल करके हमारे स्टेट का हिस्सा बनना है। यहां पर स्टेट जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं तो उसका मतलब होता है कंट्री। यूनियन और स्टेट जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जैसे बिहार है, बंगाल है, इसको स्टेट्स हम कहते हैं। लेकिन कानून की भाषा में स्टेट का मतलब यूनियन होता है, एक कंट्री होती है। हम देखते हैं कि अभी बांग्लादेश, कुछ ही साल हुए हैं, बांग्लादेश से कुछ गांव उसके हमारी तरफ आ गए और कुछ गांव हमारी उनके तरफ चले गए। ये आपसी समझौता से हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि गोवा भी कभी हमारे देश का हिस्सा बना और सिक्किम भी हमारे देश का हिस्सा बना। तो ये अदर टेरिटरीज जो था पहले, वो भारत का एक हिस्सा बन गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा टेरिटरी तैयार हुआ कि ये भारत का नक्शा है और ये इतना हिस्सा भारत का है। अब हम तीन तरफ से समुद्र से घिरे हैं, तो मानी बात है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर, यानी जो सी शोर से आगे कहां तक समुद्र में हमारा जो है जुरिडिक्शन है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है। एक नॉटिकल माइल्स किसी माइल या केम के बराबर नहीं होता। ये 1.852 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर तक जो हमारा एरिया है समुद्र में सी शोर से, वो हमारा टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक बात आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। इसका क्षेत्र और विस्तृत है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक है। आपने सुना होगा ऑफशोर ऑयल फील्ड के बारे में, जो अरेबियन सी में और बॉम्बे के पास है, कोस्ट ऑफ बॉम्बे में, जहां से हम ऑयल निकाल रहे हैं समुद्र से। तो ये हमारा इकोनॉमिक जोन है, एक इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम आते हैं सिटीजनशिप पर। यह हो गया, टेरिटरी हमारी हो गई, देश किन किन स्टेट्स से बना वो हम शेड्यूल 1 में देख लेते हैं कि ये सब एरिया है। समुद्र में हमारा कहां तक एरिया है वो भी हमने देख लिया।
प्लस हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां के हम समुद्र में जो उसके तल पर है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, जैसे हम ऑफशोर ड्रिलिंग कर रहे हैं बॉम्बे ऑफशोर पर। यह हमारा पूरा भारत का क्षेत्र माना जाता है। हालांकि जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि इकोनॉमिक जोन पर किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता, जैसे कि हमको अपने भूभाग पर है। हम सिर्फ उससे, समुद्र से जो जो चीजें प्राप्त करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं वहां से। अब सिटीजनशिप की बात आती है। मानी बात है कि देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त जो लोग हिंदुस्तान में थे वो सब इंडिया के सिटीजन हो गए। एक दुखदाई घटना भी हमारे साथ रही कि हमारा जो है पार्टीशन हो गया, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साइड से हिंदुस्तान आ गए और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से फिर पाकिस्तान चले गए। 2 स्टेट में हम बट गए, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह गए वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन हो गए। जो पैदा हुए इंडिया में वो भी सब, आर्टिकल 5 अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त में जो भी लोग रहे यहाँ, वो सब भारत के नागरिक हो गए। जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस टेरिटरी में कहीं पर भी पैदा हुए, वो सब के सब इंडियन सिटीजन हो गए। जिनके माँ बाप इंडिया के सिटीजन थे वो भी, चाहे वो कहीं विदेश में ही नौकरी क्यों ना उनके पेरेंट्स करते हों और पैदा वहां क्यों ना हुआ हो, वो भी भारत का नागरिक हो गया। अब इसमें है कि कितना दिन आपको यहां रहने की जरूरत है। यानी कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, कब इन्फोर्स हुआ? 26 जनवरी 1950 में। 5 बरस पहले से जो लोग यहाँ रह रहे हैं और इंडिया में ही रहना चाहते हैं, यहाँ के सिटीजन बनना चाहते हैं या यहाँ के सिटीजन, वो स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि वो 5 बरस पहले से हमारे देश में रह रहे हैं। अभी हमने कहा कि इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर हमने बात किया फेडरलिज्म का, लेकिन जब हम सिटीजनशिप की तरफ आते हैं, उसके नियमों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप या डुअल डोमिसाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां पर हम स्पिरिट में यूनिटरी स्टेट हैं, न कि फेडरल स्टेट। यहां पर कोई सेपरेट सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर कोई भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी मुल्क का नागरिक बन जाता है तो स्वतः वो हमारा नागरिक, हमारे देश का नागरिक नहीं रहता है। एक बात और इस सिलसिले में जो समझने का है कि बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि पार्टीशन की वजह से माइग्रेट होकर के यहां आए, तो ये किस तरह से डिसाइड होगा कि वो हमारे देश के नागरिक हैं? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बड़े सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, वो अगर भारत में पैदा हुआ है तो वो यहाँ का नागरिक हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1948 में 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग यहाँ पर आ चुके थे वो भी भारत के नागरिक हैं, और अगर उसके बाद कोई आए थे तब उसके लिए एक प्रावधान है। वो प्रावधान है कि वो अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है और ये बताता है कि वो 6 महीना से प्रीवियस 6 मंथ से भारत में रह रहा है, तब उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। ऐसे भी आप देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि लोग नहीं भी रहे यहाँ 48, उसके बाद के भी आकर के अगर उसने एप्लीकेशन दिया और अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह माना कि हाँ इनको सिटीजनशिप दिया जा सकता है, तो हमने ऐसे लोगों को भी सिटीजनशिप
दिया। ये आज का जो सेशन है वो इसी बात को लेकर के है कि ये दो मुद्दे आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं देश में, साथ में ये भी देख रहे हैं कि सिटीजनशिप को लेकर के भी बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, और इसके लिए एक एक्ट अलग से भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उससे अलग हट करके एक एक्ट और बना जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये हमारा सिटीजनशिप का जो है पूरा तरीका है कि कौन यहाँ का सिटीजन बनेगा और कैसे बनेगा और कौन नेचुरली यहाँ का सिटीजन है। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत बृहद है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स उसमें दर्ज कर दिए गए हैं, इसलिए एक सेशन में पूरा को खत्म करना संभव नहीं है। धन्यवाद। जोहार।